नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज डॉक्टर मोहन सरकार का शॉर्ट बजट पेश कर दिया है। साल के पहले 4 महीनों के लिए यह बजट करीब 1 लाख करोड़ का है। देवड़ा ने इस दौरान कहा कि प्रदेश सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। सरकार ने जहां इस बजट को जनहितैषी बताया तो वहीं विपक्ष ने इस लेखानुदान का समर्थन नहीं किया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चुनाव भी इसलिए जो आवश्यक व्यय जो होता है, वेतन भत्ते पेंशन योजनाएं जो चल रही है, निरंतर जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही है, मध्य प्रदेश के ऊपर नया कर्जा क्यों लादना चाह रही है सरकार? पहले आप उसको खर्च कर लीजिए, फिर आप नया कोई भी बजट लीजिएगा। तो मैं तो उसका विरोध करूंगा और तथ्यात्मक रूप से विरोध करूंगा। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला अंतरिम बजट लेखानुदान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया। इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के पहले 4 महीनों के लिए ये बजट करीब 1 लाख करोड़ का है। लेखानुदान के माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में राशि व्यय करने के लिए आवंटित की गई है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। अभी 4 माह के लिए अंतरिम बजट लाया गया है, लिहाजा कोई नई योजना फिलहाल नहीं लाई गई है। अब लेखानुदान 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक के लिए 4 माह के लिए ये लेखानुदान आज प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी, सरकार बनी आराम से, लोकसभा का चुनाव भी, इसलिए जो आवश्यक व्यय जो होता है, वेतन भत्ते पेंशन योजनाएं जो चल रही है, निरंतर जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं के व्यय के लिए वो निरंतर चलती रहे, उसके लिए 4 माह का ये लेखानुदान हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इधर कांग्रेस ने कहा कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो रही है। जमीन पर कुछ बदलाव दिखे तब तो हम मानेंगे कि गारंटी पूरी हो रही है। घोषणाएं पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। जब 2023-24 का 58% बजट ही खर्च हुआ है, 42% बजट बकाया है, तो सरकार मध्य प्रदेश के ऊपर नया कर्ज क्यों लादना चाह रही है? हम इस लेखानुदान का समर्थन नहीं कर सकते। वही बजट को लेकर के मैंने कल अभी जो शुक्रवार को चर्चा हुई थी उसमें भी यह बात कही थी कि अभी आपने करंट वित्तीय वर्ष का अभी तक आपने मात्र 58% खर्च किया है, जो आपने डेटा अपलोड किया है अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे उसके अनुसार। तो जब आपका 42% बकाया है तो मध्य प्रदेश के ऊपर नया कर्जा क्यों लादना चाह रही है सरकार? पहले आप उसको खर्च कर लीजिए, फिर आप नया कोई भी बजट लीजिएगा। तो मैं तो उसका विरोध करूंगा और तथ्यात्मक रूप से विरोध करूंगा। अभी भी बजट में मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने, लाडली बहना को प्रतिमाह दी जाने वाली राशि के हिसाब से 4 माह का आवंटन, किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग को ब्याज अनुदान योजना में राशि, प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए अंशदान, विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवास निर्माण, सामुदायिक केंद्र, आंगनवाड़ी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सहित अन्य कार्यों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत राज्यांश, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए भी राज्यांश की व्यवस्था की गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए राज्यांश, एकीकृत पार्वती कालीसिंह चंबल परियोजना के लिए भी प्रतीकात्मक प्रावधान किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की नई योजना या टैक्स की घोषणा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको मुखातिब करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़े। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष राजकुमार केलू जी इस चर्चा का हिस्सा है। राजकुमार केलू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीए अंशुल अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अंशुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, निश्चित तौर पर लेखानुदान तो पेश किया जा चुका है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जब पिछले बजट का आपने सिर्फ 58% ही खर्च किया, 42% अब भी रिमेनिंग है, खर्च नहीं हो पाया, फिर और व्यय करने की आवश्यकता क्या है? नया कर्ज लेने की आवश्यकता क्या है? इस पर आपसे जवाब चाहेंगे। साथ ही यह भी समझना चाहेंगे कि मोहन सरकार इस पूरे शॉर्ट बजट को किस तरह से देखती है, कैसे इतने कम समय में मोदी की गारंटी पूरी कर पाएंगे, या फिर पूर्ण बजट का भी इंतजार करना होगा? देखिए अमित जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये इस फाइनेंशियल ईयर का अंतरिम बजट मतलब द्वितीय अनुपूरक बजट है। तो इसलिए क्योंकि पहला एक अनुपूरक बजट माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में आ गया था और विधानसभा के चुनाव थे, इसलिए प्रोविजनिंग अंतरिम बजट एक जो आया था इस फाइनेंशियल ईयर का उसमें किया था। और ये द्वितीय अनुपूरक बजट है जिसमें प्रोविजनिंग जो अप्रैल से लेके इस फाइनेंशियल ईयर का जो अप्रैल से लेके जुलाई तक, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव है आगामी, उस दृष्टिगत ये लाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल का आर्टिकल 206
क्लॉज 1 इसका प्रोविजन करता है कि जब सरकार को पता है कि पूर्ण बजट लाया नहीं जा सकता, नई घोषणाएं की नहीं जा सकती, क्योंकि आपके समक्ष एक चुनाव दृष्टिगत है और उसी के दृष्टिगत एक आप प्रोविजनिंग करते हैं कि आपके एक्सपेंडिचर क्या है, जो ऑनगोइंग स्कीम्स है उसके लिए किस प्रकार की प्रोविजनिंग होता है। तो मध्य प्रदेश के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा अमित जी, आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को भी ये पता चलना चाहिए कि ये समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जो खाका भारतीय जनता पार्टी ने विगत 20 वर्षों में रखा है और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जिस प्रकार से जो हमारा 2023 के विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र का एक रोड मैप है कि हम लोग जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, जो ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे उसमें नए पीएमसी के कॉलेज एक्सटेंड करना हो, लाडली बहना का प्रोविजनिंग हो, महिला बाल विकास के लिए विशेष सहायता राशि का विनियोग हो, इस प्रकार का वो सारा प्रोविजनिंग किया गया है। जो एक्सटेंशन हम इसे कह सकते हैं कि जो हमारी स्कीमें चल रही है उसका एक्सटेंशन है। तो आप देखिए हायर एजुकेशन में भी जो पीएमसी कॉलेजेस के लिए जो सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए 1240 करोड़, पंचायत विभाग के लिए 4228 करोड़, महिला बाल विकास के लिए 9360 करोड़, फिर ग्रामीण विकास के लिए 5100 करोड़, नगरीय विकास विभाग के लिए 4654 करोड़। तो इस प्रकार की सारी प्रोविजनिंग इस बजट में की है। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस प्रश्न उठा रही कि आपका पहले का जो फाइनेंशियल ईयर का पहले अनुपूरक बजट का 58% फिर स्पेंड हुआ है, 42% बाकी है, तो मुझे लगता है इन लोगों को पहले इकोनॉमिक्स समझ लेना चाहिए। आपके पास पैसा होने के बाद भी एक्सपेंडिचर क्या होना उसका प्रोविजनिंग करना पड़ता है, और ये सरकार में यदि कांग्रेस रहती तो उन्हें इसका अनुभव होता कि प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन है कि आपको पूर्वानुमान लगाना पड़ता है कि किन किन मदों में आपको खर्चा करना है, और उन मदों के लिए आवश्यकता अनुसार आप बजट अलॉकेट करके रख लेते हैं। क्योंकि अगर सरकार को तत्काल कहीं आवश्यकता पड़ती है तो फिर से विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जाता, क्योंकि लेखानुदान को विधानसभा का माध्यम से इसको स्वीकृति भी दी जाती है। तो ये थोड़ा सा उनका मुझे लगता है कि अभ्यास की कमी थी। जो नेता उप नेता प्रतिपक्ष है हमारे हेमंत जी, वो सही ढंग से इसको पर्कुलेट नहीं कर पा रहे मध्य प्रदेश की जनता की। ठीक है राजकुमार जी, कांग्रेस सही तरह से इस पूरे बजट को समझ नहीं पा रही है कि जो संविधान में प्रावधान है उसके अनुरूप लाया गया बजट, और साथ ही अजय जी ने जैसा कि कहा कि समृद्ध मध्य प्रदेश का ये पूरा बजट है, लेकिन फिर क्यों कांग्रेस पार्टी इस पूरे लेखानुदान का समर्थन नहीं कर रही है? देखिए जी, जिस प्रकार का लेखानुदान का बजट आया है, ये किस प्रकार समृद्ध होंगे, पहले तो हम इनसे पूछना चाहते हैं साथी से जी कि अभी भी जब 42% बजट की राशि बहुत होती है, 58% ही खर्च हुई, तो वो खर्च करने का प्रावधान ही, क्योंकि ये 4 माह का है सिर्फ, तो ये भी इसको 2024-25 तक के लिए फुल नहीं है कि आपने बोल भी रहे हैं अल्प समय का है ये, और 24-25 तक के लिए बात कर रहे हैं। उसके बाद आप जब ये कह रहे हैं कि 58% खर्च हुआ है, आदरणीय हेमंत कटारे जी, उमंग सिंघार जी ने भी बोला है कि यह लेखानुदान बजट जो है, ये हम इसका बिल्कुल समर्थन कैसे करें। आप बताइए कि जब इसका बजट का उपयोग ही नहीं हुआ है, उसके बाद आपने सारे प्रतीकात्मक प्रावधान कोई किए हो, जितने योजनाएं आप ला रहे हैं उसके ऊपर। दूसरा बात यह है कि आय के स्रोत क्या है। आप कर्ज लेने के लिए ये प्रावधान कर रहे हैं, लगातार 2003 से 2023 तक मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज में बढ़ोतरी हो रही है। तो आप पहले जनरेट करिए सोर्स कि कैसे कर्ज नहीं लेंगे हम, मध्य प्रदेश सरकार कर्ज नहीं लेगी, उस पर बात करना चाहिए हमको, इस प्रावधानों पर। ये पहला हमारा मूल प्रश्न है जी। ठीक है, इसका जवाब मैं जरूर लूंगा अजय जी से। फिलहाल हम रुक कर लेंगे सीए अंशुल अग्रवाल जी का। अंशुल जी, हम आपसे समझना चाहेंगे अर्थशास्त्र में कि जिस तरह से राजस्व प्राप्तियां जो सरकार को हुई हैं और उसके साथ सरकार जो व्यय करने जा रही है, क्या इसके बीच में बैलेंस अभी सरकार बना सकती है तमाम चुनौतियों के बीच? क्योंकि कांग्रेस यही सवाल उठा रही है कि अभी जब आप और चीजों पर खर्च करने जा रहे हैं, बड़ी घोषणाएं तो आप कर दे रहे हैं, लेकिन उसका जो भार है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता के कंधों पर मना है। तो इसे आप जरा समझाएं कि किस तरह से सरकार इस पूरे बजट को पेश करने के बाद एक रूपरेखा बना सकती है। देखिए अभी जी, सबसे पहली चीज तो समझना पड़ेगा हमें जी कि पक्ष और विपक्ष दोनों का काम है कि एक को सपोर्ट में बोलना है, और ये उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है। एक को सपोर्ट में करना है और दूसरे को बाय डिफॉल्ट उसका अपोज करना है। तो आज तक मैं जितने भी मैंने डिबेट ज्वाइन करी है, सबका एक कॉमन हिस्सा है, तो वो डेफिनेटली रहता है।
देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें समझना पड़ेगा कि एक बजट को बनाने के लिए ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट हमने बजट पेश कर दिया। बजट को बनाने के लिए बाकायदा सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए महीनों का टाइम लगता है, 5-5, 6-6 महीने लगते हैं। वैसे भी अभी एंटरिंग बजट है। ये बात सच है कि आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हमारे डेटा में कुछ अनस्पेंड बैलेंस लग रहा है तो पहले वो खर्च होगा, उसके बाद ही नया लोन प्रोक्योर करा जाएगा। पर जैसा कि हमारे बीजेपी प्रवक्ता जी ने बताया कि यह प्रोविजनिंग है। इट इज नॉट लाइक दैट कि हमने अभी लोन प्रोक्योर कर ही लिया है। बिल्कुल एज एंड व्हेन नीडेड एक वर्ड होता है कि जब भी जरूरत पड़ेगी तब वो लोन लिया जाएगा। और उसके लिए उन्होंने बाकायदा कि बजट में ऐसा नहीं होता कि आपका अनस्पेंड बैलेंस है तो उसको ओवरलुक कर दिया। वो लिया जाएगा, वो ओपनिंग बैलेंसेस होंगे हमारे। ओपनिंग बैलेंसेस के बाद करंट ईयर का रेवेन्यू, करंट ईयर के जो लोन है उसको ऐड करा जाएगा। देन उसके बाद फिर जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो एलोकेशन गवर्नमेंट ने बोला है, वो एलोकेशन करा जाएगा। सो अल्टीमेटली अगर सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड मैच नहीं है तो वो बजट बन ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली इसको कम से कम डेटा तो मैच करा जाएगा। हकीकत में ग्राउंड रियलिटी हो सकता है कि कुछ डिफरेंट हो, पर ये एक बजट इस तरीके से बनता है। पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा। तो एक तो मेरा पॉइंट ये हो गया कि जो अनस्पेंड बैलेंस है वो अनस्पेंड बैलेंस पर खर्च होगा, इसके बाद ही जाके कहीं नया लोन प्रोक्योर होगा। जी। है ना? अब दूसरी बात आती है कि एक जो बात बार बार उठ रही है कि कर्ज तरे दब रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है। मैं यहाँ पे सपोर्ट करूंगा कि जो भी घोषणाएं करी जाती हैं उस घोषणा में पॉलिटिक्स अपार्ट जो भी घोषणाएं करी जाती हैं, हर आज के दौर में, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, घोषणाएं हर पार्टी हर जगह के लोग करते हैं। और उनको पूरा कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए डेफिनेटली लोन वाला जो क्वांटम है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। सिर्फ हमारी स्टेट नहीं, और अगर हम अपनी स्टेट की बात करें तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज भी हम कहीं ना कहीं बीमार हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जो रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज हैं वो बहुत सीमित हैं या फिर हमारे अंडर यूटिलाइज्ड हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो इस बार भी मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ सिर्फ कुछ चीजों को देख के। भले ये एंट्री बजट है, पर मैंने देखा कि लघु उद्योग, श्रम रोजगार, इस तरह के जो सेगमेंट्स, इस तरह के डिपार्टमेंट थे जहाँ पे जो एलोकेशन, एक अच्छा एलोकेशन की उम्मीद करी जा रही थी जिससे हम एक अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर सकते थे, वो मेरे अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। पर इसके विपरीत मैं मानूंगा कि फिश फार्मिंग को लेकर गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है और फिश फार्मिंग में बहुत डिसेंट एलोकेशन उन्होंने करा, जो कि एक बहुत वेलकम डिसीजन है। तो इस परिस्थितियों में मेरे ख्याल से इस बजट को एक एवरेज बजट बोला जा सकता है। जैसा कि वित्त मंत्री जी ने बोला था कि ऑपरेशनल खर्चों को कंटिन्यू करने के लिए सिर्फ एक प्रोविजनिंग करी जा रही है, जो एक मार्जिनल इंक्रीमेंट होता है, बस उसी को लेकर बजट बनाया गया। जी, ठीक है अजय जी। जिस तरह से अंशुल जी ने बहुत अच्छी तरह से इस पूरी चीज को समझाया है कि अंतरिम बजट है, अपेक्षाएं उतनी नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें लघु उद्योग और श्रम को लेकर जो ध्यान देना चाहिए था वो शायद सरकार ने नहीं दिया। और साथ ही जैसा कि राजकुमार जी ने भी एक चिंता उठाई कि आपने फिर से घोषणाएं कर दी, अब ऐसा ना हो कि इन्हें पूरा करने के लिए सरकार को फिर से कर्ज लेना पड़े। तो निश्चित तौर पर जैसा कि अंशुल जी भी बता रहे थे कि पूरा मास्टर प्लान आप लोगों ने तैयार किया होगा, तो क्या स्ट्रेटेजी सरकार की होगी कि मध्य प्रदेश की जनता पर अब ये जो घोषणा है उसका भार ना आए? देखिए अमित जी, अंशुल जी ने बहुत अच्छे से कहा है कि जब कई बजट, या मतलब ये तो फुल फ्लेज बजट है या फिर इंटरिम बजट हो, जब आपको प्रस्तुत करना होता है तो आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो आपके पास में इनकम इन हैंड और एक्सपेंडिचर इन हैंड। तो जैसे कि अंशुल जी ने बताया कि जो अनस्पेंड बैलेंस है या अनस्पेंड जिसे हम रेवेन्यू रिसीव कहते हैं, वो वास्तव में पहले लिखी जाएगी, उसके बाद में नई जो प्रोविजनिंग होगी वो की जाएगी। अब आप जो दूसरा प्रश्न है आपका कि उद्योगों को लेके या फिर लघु उद्योगों को लेके बजट अलोकेशन नहीं किया था, तो क्लियरली देखिए ये इंटरिम बजट के जो उसका प्रीफेस है, जिसको हम कहेंगे कि प्रस्तावना से ही स्पष्ट है कि जो ऑनगोइंग चीजें सरकार ने हाथ में ली हैं पहले वो कंप्लीट की जाए। क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में जो 4 महीने का प्रोविजनिंग किया गया है अप्रैल से लेकर जुलाई तक का, तो वास्तव में हमारा उद्देश्य है कि जो चीजें हाथ में जो चीजें हैं उन्हें क्लियरली कंप्लीट किया जाए। देन जो नई घोषणाएं होगी, क्योंकि देखिए फुल बजट आएगा जुलाई के सेशन में, एक फुल बजट आएगा और उस फुल बजट में आप देखेंगे कि आज जो विकसित मध्य प्रदेश के लिए रोड मैप रखा है उसका एक्सटेंशन आपको तब दिखेगा कि नए इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पे बात रखी थी, फिर नए इंडस्ट्रियल के साथ साथ में जो हमने प्रत्येक घर में एक स्वरोजगार की जो बात हमारे संकल्प पत्र में थी उसको किस प्रकार से किया जाएगा। और आज ही देखिए, आज ही रोजगार मेले के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी 1 लाख लोगों को रोजगार के प्रमाण पत्र, मतलब रोजगार के एलोकेशन, अपना जॉब सर्टिफिकेशन दिया है।
तो हमको इस बात को भी देखना पड़ेगा कि सरकार की ये जो चालू चीजें हैं उसको तो कहीं ना कहीं आप छोड़ नहीं सकते कि ठीक है हम एकदम से आमूलचूल परिवर्तन ला देंगे। तो मध्य प्रदेश में अंशुल जी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये जो थोड़ा डिसबैलेंस है, तो अंशुल जी महत्वपूर्ण ये भी है अंशुल जी की बात का, इस बात से भी एक्सटेंशन होता है कि जिस प्रकार का मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को 20 वर्षों पूर्व मिला था, उसमें सबसे बड़ा स्कोप अगर कुछ था अमित जी, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का था। आज भी देखिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मध्य प्रदेश की सरकार सतत कार्यरत है। और आप देखेंगे कि केंद्र का भी जो अंतरिम बजट आया आदरणीय मोदी जी की सरकार द्वारा, उसमें भी सबसे ज्यादा अलोकेशन अगर कहीं हुआ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो मध्य प्रदेश में भी वही है कि पूंजीगत व्यय, जिसे हम कैपेक्स कहते हैं, कैपेक्स जितना हम बढ़ाएंगे उतना लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा जाएगा, आधारभूत संरचनाएं मजबूत होगी, मध्य प्रदेश के पास लोगों के पास इनकम्स आएगी। तो आज हमारी प्राथमिकताएं वो है, और निश्चित रूप से प्राथमिकताएं पूर्ण होने के बाद में जो विकसित मध्य प्रदेश के लिए एक रोड मैप और जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी लिया उसे पूरा करेंगे। जी ठीक है राजकुमार जी, अधोसंरचना पर ध्यान देगी सरकार, और इसके बाद जो मध्य प्रदेश का जनमानस है उसकी भी कर्ज को लेकर चिंताएं दूर हो जाएंगी। तो क्या अब कांग्रेस इस लेखानुदान का समर्थन कर सकती है, क्योंकि पूर्ण बजट आना भी बाकी है? देखिए पूर्ण बजट आएगा जी, उस पर प्रतिक्रिया नेक्स्ट टाइम ही दे पाएंगे जी। लेकिन अभी आप पहले भी इनके जितने बजट थे वो बिल्कुल वही थे, और अभी भी वही हुआ कि जब आज वित्त मंत्री जी का पिटारा खोला तो आप देख लीजिए उसमें कोई नया चीज या कोई उसमें नई बातें नहीं आई कि इस चीज की योजनाएं जो चल रही है इसमें हम यहाँ से करारोपण लेंगे या इनसे आय के स्रोत जनरेट हुए हैं जी। ओपनिंग बैलेंस की बात कंसोल जी ने करी है, तो आय व्यय पत्रक ही और ओपनिंग बैलेंस के बाद ही बजट सुदृढ़ और सुचारू होता है। और जहां तक क्योंकि सीए साहब हैं तो वो पूरा जानते हैं जी। और वार्षिक सभी जितने विभाग हैं इनकी वार्षिक रिपोर्ट कार्ड भी साथ में प्रस्तुत होता होगा। जैसा मुझे थोड़ा बजट के बारे में इतनी जानकारी होगी, लेकिन अंशुल जी बताएंगे इसको कि वार्षिक बजट होता है सबका, हर विभाग का, क्योंकि हम जब अनुदान देते हैं, जब हम राशि वितरित करते हैं तो सारे विभागों को करते हैं, तो उन विभागों की रिपोर्ट भी तो हम लेंगे कि रिपोर्ट में उनका क्या उनका ओपनिंग बैलेंस आया, क्या उनका आय व्यय पत्रक है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी उसमें उपलब्धता रहती है कि हम तब जाकर कहीं कर्जों से मुक्ति मिलेगी। दूसरा, आज इंडस्ट्रियल एरियो में सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि बहुत सारी योजनाएं जो है इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं चल रही हैं। आप देखिए औद्योगिक विकास में निगम में या उद्योग के जल उद्योग केंद्रों में जो योजनाएं चालू की गई थी उनके मद परिवर्तन हो चुके हैं। तो ये क्यों हो रहा है? या तो उद्योग विभाग की लाचारी बीमारी नीतियां हैं, इसके कारण उद्योग विभाग की जमीनों पर जिनको लेकर जमीनों का आवंटन हुआ था अब वो व्यवसाय वहां नहीं चल रहा है। ये भी एक उद्योग विभाग का बीमारू होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरी बात कि उद्योग धंधे नए निवेश नहीं आ पा रहे हैं, जबकि आपकी 18 सालों की सरकार में बहुत सारी उद्योग नीति पर बिजनेस समिट करोड़ों रुपए खर्च करके की गई, पर जब आप उनसे पूछेंगे कि इसमें कितने निवेश हुए तो आपको पता चल जाएगा कि निवेश नीति आपकी नहीं अच्छे से समझ पाए हैं, या तो उद्योग विभाग या उद्योग के जो बड़े हमारे व्यापारी हैं, तो यहाँ मध्य प्रदेश में उद्योग का निवेश ही नहीं कर रहे। इसके कारण भी रोजगार का हमारा अभाव रहा है। तीसरा, हमारे यहाँ आज भी गरीबी रेखा सबसे ज्यादा हो रहे हैं। जब गरीबी रेखा से हम नहीं उबर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम आय के स्रोत जनरेट नहीं कर पा रहे। ठीक है अजय जी से पहले इस पर जवाब ले लेते हैं, फिर अंशुल जी का रुख करेंगे। अजय जी, काफी प्रश्न उठाए राजकुमार जी ने। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि इसके पहले भी शिवराज सरकार के दौरान तक जो बजट पेश होते रहे, बीजेपी की सरकार थी प्रदेश में, क्रियान्वयन नहीं हुआ, सिर्फ आप लोगों ने घोषणाएं करके छोड़ दी। नया निवेश मध्य प्रदेश में नहीं आ पाया, निवेश नीति नहीं समझी गई, किसी भी तरह की जो योजनाएं जो कि बजट में घोषणा के तौर पर आती है धरातल पर नहीं आ पाती। तो इस बार भी कहीं ऐसा तो नहीं होगा? देखिए अमित जी, इनकी सरकार 2003 तक की थी, राजकुमार की कांग्रेस की जब सरकार थी तब कुल बजट 1 लाख हजार करोड़ के आसपास आता था। इस बार सिर्फ
अनुदान जो 4 महीने का प्रोविजनिंग हुआ है वो 1,45,000 करोड़ से अधिक, 1,45,229 करोड़ का है। तो आप उससे समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश कहाँ था और मध्य प्रदेश आज कहाँ पहुंचा है। अगर इतनी स्कीम्स नहीं लगी रहती, इतनी योजनाएं नहीं रहती, उद्योग सेटअप नहीं होते, तो मध्य प्रदेश में कर्जा कितना था अजय जी? 1 मिनट, सॉरी, जी 2003 में थोड़ा था, मैं 2003 में 2003 में मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टर सिंचाई हुआ करती थी, आज 47 लाख हेक्टर सिंचाई है। 2003 में मध्य प्रदेश में 50,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज 5 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं। 2003 में मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज है। तो आपको कभी ना कभी ये भी चीजें देखनी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश आपने कहां छोड़ा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहां लाके रखा है। आज देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाले टॉप 10 के अगर कोई राज्य है उसमें मध्य प्रदेश का नाम आता है। जो कभी बीमारू स्टेट हुआ करता था वो मध्य प्रदेश आज के देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला स्टेट बना है। दूसरी बात, अमित जी दूसरी बात जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश की जनता को इन्होंने, मध्य प्रदेश की जनता क्या दे रही है, तो विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सुशासन दे रही है। जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है आदरणीय मोदी जी की, उसके माध्यम से जो हितग्राही है उसके खाते में पैसे जा रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर करके बार बार ऐतिहासिक मैंडेट देंगे। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा, जिन लोगों के लिए बजट बनाया जाता है उन लोगों तक की ये बजट पहुंचा है। और ऐसा नहीं है कि कोई बीच में बिचौलियां हैं। जो कांग्रेस के जमाने में 2G 3G हमने जिस प्रकार के पोल कैंप देखे, एक प्रकार का लाइसेंस का एक बड़ा सा दलालों का एक गुट होता था जो सारा बजट खा जाता था। लेकिन आज डीबीटी के माध्यम से देश की इकोनॉमी इतनी सुदृढ़ हुई है कि जिस वास्तव में जिस हितग्राही के पास पैसा जाना होता है उसके पास पैसा जा रहा है। तो हम लोग जितना बजट प्रोविजनिंग करते हैं उतना बजट स्पेंड भी होता है। ये आपको कांग्रेस को समझना पड़ेगा और देश की जनता ये समझ चुकी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बार बार मैंडेट देती है। ठीक है राजकुमार जी, जवाब दीजिए, फिर अंशुल जी का रुख करेंगे। जी राजकुमार जी, संक्षिप्त जवाब। की रिपोर्ट देख लीजिए, 2200 करोड़ के करीब के घोटाले हुए हैं। मैंने एक बार फिर जो आपके मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जनता ने बता दिया है, घोटाला और दादा खिलाफ विश्वासघात कितना इतिहास रहा है। नल जल योजनाओं में किया है। आप देखिए नल जल योजना जितनी है वो आज तक किसी घर में नहीं पहुंचा, एक बूंद पानी नहीं पहुंच रहा है। पानी की टंकी बनी है लेकिन सिर्फ उनके साथ सेल्फी ले सकते हैं, पानी नहीं आ रहा है। एक चीज, दूसरी चीज मैं आपको याद दिलाऊंगा कि कितना कर्जा था और आज की स्थिति में कितना कर्जा हो चुका है मध्य प्रदेश की जनता पर या सरकार पर कह लें। हम तो जनता को इसलिए क्योंकि जनता ही उस कर्जे को भुगतेगी, सरकार नहीं। सरकार तो जो आएगी जाएगी। लेकिन पहले आप देखिए कि 2000 जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब कितना कर्जा था और अब कितना है। और स्वास्थ्य की बात करते हैं आप, कोरोना काल में अस्पतालों की स्थिति बहुत दयनीय रही। आज भी देखिए लाडली लक्ष्मी योजना की आप बात करते हैं, 3100 देंगे, नहीं दे पा रहे। किसानों को 3100 का समर्थन मूल्य दे पा रहे, धान का नहीं। 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं दे पा रहे, किसान सड़कों पर है। तो कहीं ना कहीं ये नाकामी आपकी सरकार की सबसे ज्यादा। चलिए, आरोप प्रत्यारोप अपनी ओर चलते रहेंगे, लेकिन बजट पर हम टिके रहे। अंशुल जी का रुख कर रहे थे। अंशुल जी, अभी पूर्ण बजट पेश होने में लगभग 4 महीने का समय बाकी है। इसके पहले सरकार की तरफ से इस पूर्ण बजट को लेकर क्या तैयारी होनी चाहिए, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें अंशुल जी, तो किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? जी अंशुल जी, माफ कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमित जी, ऑडिबल हूं मैं? जी आपकी बात रखें। जी तो सबसे पहले अपन आते हैं कि क्या तैयारी होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब मध्य प्रदेश को एक किक स्टार्ट की जरूरत है। तो जब मध्य प्रदेश को एक किक स्टार्ट की जरूरत है तो हमारे पास जो हमारा जो रिसोर्स सेगमेंट है, एग्रीकल्चर है। जी एग्रीकल्चर में शिवराज जी के टाइम पर बहुत सारी चीजों का एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया था, जहां पे था कि जीआई टैगिंग को लेके एक बात चली थी, क्योंकि कृषि हमारा एक सबसे प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट हो सकता है। जी तो वो जो जीआई टैगिंग वाला मैटर था वो मुझे कहीं बीच में से खोया हुआ सा लग रहा है। मैं बजट को एक तरफ अपार्ट करके ये बात कहूंगा। तो जो पहला पॉइंट है कि जो ऐसी चीजें थी जो पेंडिंग पड़ी हुई है, जो शिवराज जी ने बोली हुई थी, मेरे ख्याल से उस पर अगर हम ज्यादा फोकस करें और उसको हम पूर्णता की तरफ ले जाएंगे तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। क्योंकि जीआई टैगिंग होने से जो मध्य प्रदेश का किसान है उसको एक बहुत अच्छा मूल्य मिलेगा, जैसे अभी पंजाब के किसानों को बासमती राइस का मिल रहा है। जबकि बासमती राइस जो मध्य प्रदेश में होता है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके अलावा शरबती गेहूं और काली मूंग चावल, तो ऐसे काफी सारी फसलों के लिए जीआई टैगिंग की बात हुई थी, जो कि एक बहुत लाभ का प्रोजेक्ट है।
इसके अलावा जहां तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है तो इन्वेस्टर्स मीट हर साल होती है, बहुत सारे उद्योगपति आते हैं, उद्योगपति आने के बाद वो घोषणा करता है। पर अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो ग्राउंड रियलिटी पे ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि वो जो कन्वर्जन रेट है, कन्वर्जन रेट हमारा बाकी स्टेट्स के मुकाबले बहुत कम है। तो हमें उन इंडस्ट्रीज को रोकना पड़ेगा, उनसे यहाँ पे काम करवाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट सर्कुलेशन होगा। और तीसरा जो पॉइंट अमित जी मैं बात बताना चाहूंगा वो है मोबिलाइजेशन ऑफ एडवांस एंड मनी। आज जिसमें मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो अलग अलग विभाग के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है मध्य प्रदेश सरकार के साथ टाई अप करने के लिए या उनका कॉन्ट्रैक्ट उठाने के लिए, कि जो पेमेंट होता है उनका, वो पेमेंट जो होता है वो डिले होता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीनों, कई बार साल तक। कई बार सरकार चेंज हो जाती है या मंत्री चेंज हो जाते हैं, ऑफिसर चेंज हो जाते हैं, तो वो पेमेंट उन तक नहीं पहुंच पाता। इसके कारण अब ठेकेदार डरने लगा है कि भाई हमें स्टेट गवर्नमेंट का काम, ये सत्यता है, मैं इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो ठेकेदार कहीं ना कहीं डरने लगा है। तो हमें एक एश्योरिटी देनी पड़ेगी कि हमारा मोबिलाइजेशन प्रॉपर हो, नेटवर्किंग और चैनलाइजेशन प्रॉपर हो, जिसके कारण हम एक प्रॉपर इकोनॉमी मॉडल एस्टैब्लिश कर सकें। बिल्कुल, तो इन तमाम विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है। और इसके अलावा भी सरकार की अपनी एक स्ट्रेटेजी है कि मध्य प्रदेश को किस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए आगे लेकर जाना है। फिलहाल ये एक प्रोविजनल बजट है, पूर्ण बजट आने में समय है और इस पर अभी से सियासत हो रही है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।